जय हिंद। यहाँ से भाई मोबाइल निकाल। जय हिंद। आप सबका कथा कथन के याद साहिर में स्वागत है, इस्तकबाल है। आज साहिर लुधियानवी की 40वीं पुण्यतिथि यानी बरसी है और साहिर लुधियानवी को याद करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। साहिर साहब का एक शेर है, जज्बात भी हिंदू होते हैं, चाहत भी मुसलमान होती है, दुनिया का इशारा था लेकिन समझाना इशारा दिली तो है। अगर साहिर साहब जिंदा होते आज तो शायद अपने आप को खुद दाद देते। जमाना आज से 50-60 साल पहले ये शेर कह गए, जो आज भी हालात पर उतना ही मौजू है जितना शायद उस वक्त था। साहिर साहब को याद करने के लिए हमारे साथ हैं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब। मैं आपको बता दूं, नसीरुद्दीन शाह साहब को अभी हाल में ही संगीत कला केंद्र की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ नसीर साहब। शुक्रिया। और मैं नसीर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो हमें मुखातिब करें ताकि याद साहिर का आगाज हो सके। तो जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब। आदाब सब हाजरीन को, आदाब, नमस्कार। शुक्रिया तुम मुझे अदा करना चाहिए जमील साहब का कि मुझे उन्होंने मदऊ किया साहिर साहब के इस जलसे में शरीक होने के लिए। अक्सर लोग मुझे उर्दू शायरी का आलिम समझते हैं, जो बिल्कुल सच नहीं है। सच ये है कि उर्दू शायरी से मेरा तारुफ हुआ गालिब साहब की वजह से। वो रोल मुझे मिलना मेरी खुशकिस्मती थी और उसके लिए मैं गुलजार भाई का शुक्रिया अदा करते करते थकता नहीं। तो थोड़ा बहुत गालिब साहब के बारे में जाना मैंने वो भूमिका करके। हालांकि उससे पहले स्कूल और कॉलेज में हम दोस्त गालिब साहब के कुछ अशार उछाला करते थे मजाक में, जो बाद में पता चला कि गालिब साहब के थे ही नहीं। लेकिन एक उनकी जो नज्म है, कोई दिन गर जिंदगानी और है, उसका एक शेर दिल को बहुत छूता था। शायद इसलिए कि गर्लफ्रेंड्स के खतों का इंतजार रहा करता था उस जमाने में कि दे के खत मुंह देखता है नाम बर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। तो गालिब साहब से मुलाकात करने के बाद सरसरी मुलाकात ही कह सकता हूँ। फैज साहब का कुछ कलाम पढ़ा, उनके बारे में कुछ जानने का मौका मिला। अल्लामा इकबाल को पढ़ने की मैंने नाकाम कोशिश की। मजाज साहब का कुछ कलाम पढ़ा है और फिराक गोरखपुरी साहब का कुछ कलाम पढ़ा है। और अब साहिर लुधियानवी साहब के गैर फिल्मी शायरी से जमील साहब की वजह से मेरा तारुफ हुआ है। तो उर्दू अदब और उर्दू शायरी, उर्दू जबान, तीनों के साथ एक लंबा सफर रहा है मेरा। बहुत से रहनुमा मिले हैं रास्ते में, खास तौर से गुलजार भाई, जिन्होंने मेरा तारुफ गालिब से करवाया, जिससे बेहतर तारुफ हो नहीं सकता था उर्दू शायरी से। महमूद फारूकी, जिनके साथ दास्तान गोई में काम करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सैफ महमूद साहब, जिनसे मेरी हाल ही में दोस्ती हुई है। जावेद सिद्दीकी साहब, सलीम आरिफ साहब, जो अक्सर मेरे लिए लुगत का काम करते रहे और जिन्होंने हमारे काम की हमेशा हौसला अफजाई की और मदद की। और अब जमील साहब, दैट इज द चेरी ऑन द केक फॉर मी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब, मुझे बड़ी खुशी है इस जलसे में शामिल होकर। जमील साहब। साहिर का इंतकाल
25 अक्टूबर 1980 को हुआ। 25 अक्टूबर 1980 को कैफी आजमी साहब ने एक शेर कहा कि तुम्हारे शहर में आए हैं हम, साहिर कहाँ हो तुम, ये रूह पोशी तुम्हारी है सितम, साहिर कहाँ हो तुम। आज भी दिल कहता है कि हाँ साहिर कहाँ हो तुम, लेकिन सितम ये है कि आज कैफी आजमी साहब भी हमारे साथ नहीं है। खैर, हम जिक्र कर रहे हैं साहिर साहब का। साहिर लुधियानवी को कभी नौजवानों का शायर, कभी फिल्मी शायर का लेबल लगाकर उनकी अदबी सलाहियतों से इनकार करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि वो पल दो पल के शायर नहीं थे, वो जिंदगी के हर पल के शायर थे। ख्वाजा अहमद रफ़ी के बारे में कहा है कि साहिर हर लिहाज से एक ऐसा इंसान था जो इंसान से मोहब्बत करता था, इंसान की इज्जत करता था और इंसान की सब अच्छाइयाँ और कमजोरियाँ उसके अंदर मौजूद थी। लेकिन मैं जानता हूँ साहिर मसलहत पसंद नहीं थे, वो बेखौफ थे। उनकी नज्म चाहे चकले हो, जिसमें उर्दू में तो नज्म का मिसरा था कि सना खाने तकदीस मशरिक कहाँ है, लेकिन जब वो फिल्म में आई तो उन्होंने आसान कर दिया था। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, पुट योर माइक ऑन म्यूट। मुझे किसी के फोन का रिंगटोन सुनाई दे रहा है। तो जब वो फिल्म में आई और उसे हिंदुस्तानी किया उन्होंने, तो वो हो गया था जिन्हें नाज है हिंद पर कहाँ है, जिसमें बड़ी बेबाकी से, बेखौफी से उन्होंने हुकूमत को ललकारा था। और उनका हुकूमत को ललकारने का एक अंदाज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बात सन 1969 की है, 1969 की। तब मैं कॉलेज के दूसरे साल में था। 1969 में महात्मा गांधी की बर्थ सेंटेनरी मनाई जा रही थी और मिर्जा गालिब की डेथ सेंटेनरी। सरकार की तरफ से अलग अलग तरह के प्रोग्राम साल भर किए गए। Put off your mic. प्रोग्राम का इख्तिताम एक मुशायरे पर हुआ जो मुंबई के नेशनल कॉलेज में मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत मिसेस इंदिरा गांधी कर रही थी, जो उस वक्त मुल्क की वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री थी। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। उस मुशायरे में सारे मशहूर नाम मौजूद थे। सबने गालिब के कसीदे पढ़े, लेकिन जब साहिर की बारी आई तो उन्होंने नज्म जो पढ़ी वो मैंने 1969 में सुनी थी। जहन में आज भी नक्श है कि 21 बरस गुजरे आजादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। तुरबत है कहाँ उसकी, मस्कन था कहाँ उसका, अब अपने सुखन परवर जहनों में सवाल आया। 100 साल से जो तुरबत चादर को तरसती थी, अब उस पर अकीदत के फूलों की नुमाइश है। उर्दू के ताल्लुक से कुछ भेद नहीं खुलता, ये जश्न ये हंगामा खिदमत है, ये साजिश है। क्या बात। उसके बाद वो इंदिरा गांधी की तरफ देख के कहते हैं कि जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों, उन शहरों में अब उर्दू बेनामो निशां ठहरी।
आजादी कामिल का ऐलान हुआ जिस दिन मातूब ज़बां ठहरी, गद्दार ज़बां ठहरी। जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली, उस अहद सियासत को मरहूमों का गम क्यों है? जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली, अब उनकी बेबाकी देखिए। मुल्क के वजीर आजम से कह रहे हैं कि आपके अहद सियासत में ये जिंदा ज़बां कुचली गई। जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली, उस अहद सियासत को मरहूमों का गम क्यों है? गालिब जिसे कहते हैं कि उर्दू का ही शायर था, उर्दू पे सितम ढाके गालिब पे करम क्यों है? ये जश्न, ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाएं, जो वादे फरदा पर अब टल नहीं सकते हैं। मुमकिन है कुछ अरसा इस जश्न पे टल जाएं। और आखिर में कहते हैं कि ये जश्न मुबारक हो, पर यह भी सदाकत है। हम लोग हकीकत के एहसास से आरी हैं। गांधी हो के गालिब हो, इंसाफ की नजरों में हम दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं, दोनों के कातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं। अब इनकलाबी नज़्मों की वजह से, बेबाक होने की वजह से एक उनकी इमेज सी बन गई कि वो इनकलाबी शायर हैं, उनको इसको मोहब्बत से कुछ नहीं लेना देना। तो उन्होंने एक नज्म कही जिसका उन्वान है मेरे गीत, और उस नज्म में कहते हैं, मेरे सरकश तराने सुनकर दुनिया ये समझती है कि शायद मेरे दिल को इश्क के नगमों से नफरत है। मुझे हंगामे जंगो जदल में कैफ मिलता है, मेरी फितरत को खूरेजी के अफसानों से रगबत है। मेरी दुनिया में कुछ वक़्त नहीं है रक़्स नगमे की, मेरा महबूब नगमा शोर आहंगे बगावत है। मगर ऐ काश देखें वो मेरी पुरसोज रातों को, मैं जब तारों पे नजरें गाड़ कर आंसू बहाता हूँ, तसव्वुर बन के भूली वारदातें याद आती हैं, तो सोज़े दर्द की शिद्दत से पहरो तिल मिलाता हूँ। कोई ख्वाबों में खाबीदा उमंगों को जगाती है, तो अपनी जिंदगी को मौत के पहलू में पाता हूँ। मैं शायर हूँ, मुझे फितरत के नज़ारों से उल्फत है। मेरा दिल दुश्मने नगमा सराई हो नहीं सकता, मुझे इंसानियत का दर्द भी बख्शा है कुदरत ने। मेरा मकसद फकत शोला नवाई हो नहीं सकता। जवां हूं मैं, जवानी लग़्ज़िशों का एक तूफान है, मेरी बातों में रंगे पारसाई हो नहीं सकता। मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीब मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, इमामत के तकब्बुर को, तो दिल ताबे निशाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूं भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। अब मैं जिक्र करने जा रहा हूं एक उनकी ऐसी तहरीर का जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि 98% लगभग 98% लोगों को मालूम नहीं होगा। साहिर लुधियानवी ने सिर्फ एक तहरीर नस्र में लिखी है, उनका सारा कलाम नज्म में है। नस्र यानी प्रोज में उन्होंने एक ही पीस लिखा है,
हमारे हमारे लाइब्रेरी से और हमारे दोस्तों की लाइब्रेरी से उर्दू का वो हिस्सा गायब हो गया है, तो हम लोग ढूंढते रहे। हमें वो तहरीर उर्दू में नहीं, हिंदी में मिली, जिसे उपेंद्रनाथ अश्क ने अनुवादित किया है, उसका तर्जुमा हिंदी में किया है उपेंद्रनाथ अश्क जी ने। और ये तहरीर उनकी किताब उर्दू के बेहतरीन संस्मरण में है। पेपर, और ये तहरीर जो है वो दरअसल उर्दू के एक मशहूर अफसाना निगार, उर्दू और हिंदी दोनों के मशहूर अफसाना निगार, और एक ऐसे इंसान जिसको जुनून था हिंदुस्तान यानी भारत के कोने कोने में घूमकर लोकगीत जमा करके हिंदुस्तान की तहजीब सभ्यता को सजोने का। उनका नाम है देवेंद्र सत्यार्थी। ये तहरीर देवेंद्र सत्यार्थी का खाका है जो साहिर लुधियानवी ने लिखा है। इस तहरीर में आपको उर्दू अदब के और नाम भी सुनने को मिलेंगे। एक नाम है राजेंद्र सिंह बेदी, जिनसे तारुफ कराने की खैर कोई खास जरूरत नहीं है। दूसरा नाम है प्रेम गोपाल मित्तल। प्रेम गोपाल मित्तल साहब के बारे में कम लोगों ने सुना होगा, उर्दू वालों में शायद। लेकिन प्रेम गोपाल मित्तल साहब प्रेमचंद पर महारत उन्हीं को हासिल थी। उर्दू वालों ने लगभग प्रेमचंद को भुला दिया था। ये तो प्रेम गोपाल मित्तल साहब थे जिन्होंने 2003 में प्रेमचंद के सारे अफसाने जमा कर करके शाये करवाए और एक बार फिर प्रेमचंद का तारुफ उर्दू वालों से करवाया। देवेंद्र सत्यार्थी पटियाला के एक जिले में पैदा हुए थे। बचपन में अपनी तालीम पूरी नहीं कर पाए थे। हिंदुस्तान भर में घूम घूम के उन्होंने लोकगीत जमा किए। लाहौर से निकलने वाले एक रिसाले परचम ने सन 2003 में एक स्पेशल नंबर निकाला, देवेंद्र सत्यार्थी नंबर, जो 300 सफात का था। ये नाम हम सबको याद रहना चाहिए था। इनकी किताबों के जरिए पूरे भारत की सभ्यता हम सब तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन हम सब इतने बेशर्म हैं कि हमने इनको भी भुला दिया। खैर, ये खाका जो साहिर लुधियानवी ने लिखा है, अगर पढ़ने जाएं तो लगभग 1.5 घंटे का है। तो हम आज आपको इसका सिर्फ आधे घंटे वाला हिस्सा सुना रहे हैं, मतलब अब्रिज वर्जन सुना रहे हैं आधे घंटे का। पूरा खाका अगले 2-3 दिन में हम रिकॉर्ड करके अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर देंगे। और ये खाका देवेंद्र सत्यार्थी आपको सुना रही हैं माधवी गनपुले। माधवी, ओवर टू यू। नमस्कार। मुझे अच्छी तरह याद है, उस रोज दिन भर बारिश होती रही। शाम के वक्त बूंदें जरा थम गई थीं, लेकिन आकाश पर अभी तक बादल छाए थे। ऐसा लगता था कि अभी अभी मेघ फिर बरसने लगेगा। मैं और गोपाल मित्तल मकतबे उर्दू से ब्रॉन्डर रोड की तरफ जा रहे थे। अनारकली के चौक पर किसी ने मित्तल का नाम लेकर आवाज दी। हमने मुड़कर देखा। बाएं हाथ मुल्ला हुसैन हलवाई की दुकान के ठीक सामने एक सिख युवक हमें बुला रहा था। ये युवक राजेंद्र सिंह बेदी था, जिसे मैं एक बार पहले हल्का अरबाबे ज़ौक़ की मीटिंग में देख चुका था। उसके साथ और एक व्यक्ति था
लंबे लंबे बाल, लंबी और घनी दाढ़ी, मैला और लंबा ओवरकोट। आओ, तुम्हें एक बहुत बड़े फ्रॉड से मिला है, गोपाल मित्तल ने कहा। किससे? मैंने पूछा। देवेंद्र सत्यार्थी से, उसने जवाब दिया। देवेंद्र सत्यार्थी उस वक्त गाजर का हलवा खाने में मसरूफ था, इसलिए जब गोपाल मित्तल ने मेरा परिचय कराया तो उसने खास ध्यान न दिया। मैं उन दिनों दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में बीए का विद्यार्थी और नया नया लुधियाना से लाहौर आया था। अदीबों से मेरा परिचय कम ही था। हाँ, तो सत्यार्थी ने हलवे की प्लेट खत्म करने के बाद बेदी की तरफ देखा और कहा, बड़ी मजेदार चीज है दोस्त, एक प्लेट और नहीं ले दोगे? बेदी उस वक्त गोपाल मित्तल से किसी साहित्यिक विषय पर बातें कर रहा था। ले लो, उसने जल्दी से कहा। अरे लेकिन कैसे? सत्यार्थी बोला। तुम पैसे दो तब न। ओह, बेदी ने जरा चौंकते हुए कहा और हलवाई को पैसे अदा करके हलवे की दूसरी प्लेट देवेंद्र सत्यार्थी के हाथ में थमा दी। सत्यार्थी फिर हलवा खाने में मशगूल हो गया। बेदी और मित्तल बातें करने लगे और मैं खामोश एक तरफ खड़ा रहा। हलवे की दूसरी प्लेट खत्म करने के बाद सत्यार्थी ने जब अपनी जेब से एक मैला खाकी रुमाल निकालकर हाथ पोंछे और पास पड़ी हुई टीन की कुर्सी पर से अपना कैमरा और चमड़े का थैला उठाया और गोपाल मित्तल की तरफ बढ़ते हुए बोला, यार मित्तल, एक खुशखबरी सुनोगे? क्या? मैं तरक्की पसंद हो गया हूं। कब से? गोपाल मित्तल ने मुस्कुराते हुए पूछा। था तो शुरू ही से, लेकिन ये कहानी जो मैंने अभी अभी लिखी है, इसके बाद तो 100% हो गया हूं। तो गोया तुमने फिर एक कहानी लिखी है? हाँ, लेकिन इस कहानी और मेरी पिछली कहानियों में फर्क है। ये कहानी मैंने खालिस तरक्की पसंदी के उसूलों को बुनियाद बनाकर लिखी है, सत्यार्थी ने कहा और फिर बेदी की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला। अच्छा तो यार बेदी, अब तुम चलो, मैं जरा गोपाल मित्तल को कहानी सुना लूं। और बेदी को क्यों नहीं? गोपाल मित्तल ने बड़ी बेबसी के साथ बेदी की ओर देखते हुए कहा। अरे मैं ये कहानी 2 बार सुन चुका हूँ। बेदी मुस्कुराया। और इसके अलावा मुझे अभी अभी रेडियो स्टेशन भी पहुंचना है, शाम की खबरों के बाद मेरी टॉक है। हाँ हाँ हाँ, अब जाइए, सत्यार्थी ने बेदी को विदा करते हुए कहा और बेदी चला गया। मैं और गोपाल मित्तल एक दूसरे की ओर देखने लगे। सत्यार्थी ने अपने चमड़े के थैले में से कागजों का एक पुलिंदा निकाला और पन्ने उलटने लगा। ये मेरी उससे पहली मुलाकात थी। इसके बाद वो मुझे कई बार मिला, कभी किसी जनरल मर्चेंट की दुकान के सामने, कभी किसी डाकखाने के गेट पर, कभी किसी किताबों की दुकान में, कभी मैकलोड रोड और निस्बत रोड के चाय खानों में, और कभी यूं ही राह चलते। हर बार वो मेरे निकट आकर मुझसे पूछता, कहिए आपका मिजाज कैसा है? और इस वक्त किधर से आ रहे थे? कहाँ जाइएगा? आपने कोई नई नज्म लिखी? और जब मैं चलने लगता तो वो मुझे रोक कर कहता, "अ, माफ कीजिए, मुझे आपका नाम याद नहीं रहा।" मैं उसे फिर से अपना नाम बता देता। हाँ 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 हाँ, वो कहता और फिर झूमता हुआ एक तरफ को चला जाता। इसी तरह कोई 2 महीने गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता मुझे यकीन होने लगा कि ये शख्स कभी मुझसे कोई नया सवाल नहीं पूछेगा और कभी इसको मेरा नाम याद नहीं होगा। एक शाम मैं अपने एक दोस्त के साथ निस्बत रोड से गुजर रहा था कि सामने से सत्यार्थी आता हुआ दिखाई दिया। हेलो, आपका मिजाज कैसा है? उसने पूछा। हाँ, आपकी मेहरबानी है, मैंने जवाब दिया। इस वक्त मैं लॉ कॉलेज हॉस्टल से आ रहा हूँ। ये मेरे दोस्त राम प्रकाश अश्क हैं। हम दोनों सिनेमा देखने जा रहे हैं और मैंने कोई नई नज्म नहीं लिखी। और हाँ, मेरा नाम साहिर लुधियान भी है। कहिए, आप सिनेमा देखने चलेंगे? "अ, नहीं", सत्यार्थी ने जवाब दिया। उसके लहजे की नरमी और उपेक्षा पहले ही जैसी थी। मैंने देखा, उसका चेहरा एकदम उदास हो गया था। मुझे अपने बात करने के अंदाज पर खेद होने लगा।
प्रतिशोध की भावना के बावजूद मैं सत्यार्थी की इज्जत करता था, क्योंकि वो मैं हूं खाना बदोश इस किताब का लेखक था। और उसने गांव गांव घूमकर भारत की विभिन्न भाषाओं के 2.5 लाख से ज्यादा गीत जमा किए थे, जिनसे मैंने खुद भारत की सभ्यता, कला और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखा था। मैंने निश्चय किया कि अब मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन वो उस वक्त जा चुका था। फिर बहुत दिनों तक मेरी और उसकी भेंट नहीं हुई। इसके बाद वो मुझे लाहौर के एक मशहूर उर्दू पब्लिशर की दुकान पर मिला, तो उसे मेरा नाम याद था। सत्यार्थी पब्लिशर की दुकान पर उसे माफी मांगने के लिए आया था। कुछ दिन पहले उसने अगले तूफान नूह तक इस शीर्षक से उर्दू की साहित्यिक संस्था हल्का अरबाब ज़ौक़ की साप्ताहिक गोष्ठी में उस पब्लिशर के खिलाफ एक कहानी पढ़ी थी, जिस पर पब्लिशर बेहद खफा था। लेकिन जब सत्यार्थी ने उसे बताया कि ये कहानी वो उसकी पत्रिका में बिना पारिश्रमिक के देने को तैयार है, तो पब्लिशर ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने साथ निजाम होटल में चाय पिलाने ले गया। मैं और फिक्र तौसवी भी साथ थे। रास्ते में देवेंद्र सत्यार्थी पब्लिशर के कंधे पर हाथ रखकर चलने लगा और बोला, चौधरी, तुम्हारी पत्रिका उस जिन के पेट की तरह है जो एक बस्ती में घुस आया था और उस वक्त तक बस्ती से बाहर जाने पर राजी नहीं हुआ था, जब तक वहां के लोगों ने उसे ये यकीन नहीं दिला दिया कि वो हर रोज गुफा में एक आदमी भेंट के तौर पर भेजते रहेंगे। तुम भी तो वैसे ही एक जिन हो और तुम्हारी पत्रिका तुम्हारा पेट है। हम बेचारे अदीब और शायर हर महीने उसके लिए खाना जुटाते हैं, लेकिन उसकी भूख मिटने में नहीं आती। और ये फिक्र तौसवी, उसने फिक्र की तरफ मुड़ते हुए देखा, ये तुम्हारा गुमाश्ता है जो हर वक्त हमें धमकाता रहता है कि अगर जिनका राशन पहुंचाने में देर हुई तो जिन तुम्हारी किताबें, तुम्हारे मसौदे, तुम्हारी रॉयल्टी सब खा जाएगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ेगा। पब्लिशर चुपचाप सुनता रहा। अब मुझी को देखो, सत्यार्थी फिर बोला, मैंने तुम्हारे खफा होने के डर से तुम्हें मुफ्त कहानी देना मंजूर कर लिया, लेकिन अब तुम ही बताओ, क्या मेरा जी नहीं चाहता कि मैं साफ और सुथरे कपड़े पहनूं, मेरे जूते तुम्हारे जूतों की तरह कीमती और चमकीले हो, मेरी बीवी अपने जिस्म पर रेशमी साड़ी पहने और मेरी बच्ची तुम्हारी बच्ची की तरह तांगे में स्कूल जाए। लेकिन कोई मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं करता, कोई मुझे मेरी कहानी का मेहनताना 20 रुपए से ज्यादा नहीं देता, और तुम हो कि वो 20 रुपए भी हजम कर जाते हो। खैर, तुम्हारी मर्जी, चाय पिलाए देते हो, यही बहुत है। पब्लिशर फिर भी चुपचाप सुनता रहा। हम लोग होटल के गेट में दाखिल हो गए। सत्यार्थी ने पब्लिशर के कंधे से हाथ उठा लिया और अलग होकर चलने लगा। मैं उसी रोज शाम की गाड़ी से लायलपुर जा रहा था। होटल में पहुंचकर पब्लिशर ने मुझसे पूछा, आप वापस कब आएंगे?" 2-3 रोज में, मैंने जवाब दिया। तुम कहीं बाहर जा रहे हो? सत्यार्थी ने पूछा। हाँ, 2-1 रोज के लिए लायलपुर जा रहा हूं, मैंने कहा। लायलपुर, वो बोला, और फिर न जाने किस सोच में डूब गया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने पूछा, देखो, अगर मैं तुम्हें अपना कैमरा दे दूं, तो क्या तुम मेरे लिए किसानों के झूमर नाच की तस्वीर उतार लाओगे? मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है, मैंने कहा। तुम खुद क्यों नहीं चलते? मैं, मेरा जी तो बहुत चाहता है, वो बोला। लेकिन वो 1 मिनट रुका और फिर थैले से कागजों का एक पुलिंदा निकालकर पब्लिशर से बोला, चौधरी, ये मेरी नई कहानी है, अगर तुम इसके बदले में मुझे 20 रुपए दे दो तो। पब्लिशर ने कहानी लेकर जेब में रख ली और बोला, आप साहिर से कर्ज ले लीजिए, जब आप लोग लौटेंगे तो मैं उन्हें रुपए दे दूंगा। तुम अपनी कहानी वापस ले लो, मैंने सत्यार्थी से कहा। आजकल मेरे पास रुपए हैं। लेकिन पब्लिशर ने कहानी वापस नहीं की।
सत्यार्थी चुपचाप मेरे साथ चल पड़ा। रास्ते में मैंने उससे कहा, तुम जल्दी से घर जाकर खबर करते आओ, अभी गाड़ी छूटने में काफी वक्त है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो बोला। मेरी बीवी मेरी आदत जानती है, अगर मैं 2-4 दिन के लिए घर से गायब हो जाऊं तो उसे उलझन या परेशानी नहीं होती। तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा और उसके साथ लेकर चल पड़ा। गाड़ी मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी और कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। बहुत से लोग बाहर पायदानों पर लटक रहे थे और वे लोग जिन्हें पायदानों पर भी जगह नहीं मिली थी, गाड़ी की छत पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। सिर्फ फौजी डिब्बों में जगह थी, लेकिन उनमें गैर फौजी सवार नहीं हो सकते थे। अब क्या किया जाए, मैंने सत्यार्थी से पूछा। ठहरो, मैं किसी सिपाही से बात करता हूं, वो बोला। अरे कुछ फायदा नहीं, मैंने कहा, वो जगह नहीं देंगे। अरे तुम आओ तो सही, वो मुझे बाजू से घसीटते हुए बोला और जाकर एक फौजी से कहने लगा, मैं शायर हूँ, लायलपुर जाना चाहता हूँ, आप मुझे अपने डिब्बे में बिठा लीजिए, मैं राह में आपको गीत सुनाऊंगा। नहीं नहीं, हमको गीत वीत कुछ नहीं चाहिए, डिब्बे में बैठे हुए सिपाही ने जोर से हाथ झटकते हुए कहा। क्या मांगता है वो, एक दूसरे फौजी ने अपनी सीट पर से उठते हुए तीसरे फौजी से पूछा। तीसरे फौजी ने बंगला भाषा में उसे कुछ जवाब दिया। मैं सचमुच शायर हूं, सत्यार्थी ने कहा, मुझे सब भाषाएं आती है। और फिर वो बंगला बोलने लगा। फौजी आश्चर्य से उसका मुंह ताकने लगे। तमिल जानता है, एक नाटे कद के काले भुजंग फौजी ने डिब्बे की खिड़की में से सिर निकालकर उससे पूछा। हाँ हाँ, तमिल, मराठी, गुजराती, पंजाबी सब जानता हूं, सत्यार्थी ने कहा। हाँ, आपको सब भाषाओं के गीत सुनाऊंगा। अच्छा, तमिल सिपाही ने कहा। हाँ, सत्यार्थी बोला और तमिल में उससे बातें करने लगा। तभी इंजन ने सीटी दे दी। तो क्या अब मैं अंदर आ जाऊं, सत्यार्थी ने पूछा। दरवाजे के पास बैठा हुआ सिपाही कुछ सोचने लगा। "आ, देखिए, गीत पसंद ना आए तो अगले स्टेशन पर उतार देना", सत्यार्थी बोला। फौजी हंस पड़ा और बोला, आ जाओ"। सत्यार्थी मेरे हाथ से अटैची लेकर जल्दी से अंदर घुस गया। मैं डिब्बे के सामने बुद्ध बना खड़ा रहा। आओ आओ चले आओ, सत्यार्थी ने सीट पर जगह बनाते हुए दोनों हाथों के इशारे से मुझे बुलाया। फौजियों ने घूर कर मेरी तरफ देखा। मैं 2 कदम पीछे हट गया। ये भी शायर है, सत्यार्थी ने कहा, ये भी गीत सुनाएगा। अरे हम दोनों गीत सुनाएंगे। सिपाहियों ने मुझे सिर से पैर तक गौर से देखा। मालूम होता था कि उन्हें मेरे शायर होने का विश्वास नहीं हो रहा है। शायद वे सोच रहे थे कि ये 23-24 वर्ष का छोकरा वही चीज कैसे हो सकता है जो ये लंबी दाढ़ी वाला सन्यासी है। तुम भी सब भाषाएं जानते हो, एक सिपाही ने दरवाजा खोलते हुए मुझसे पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। उसने कुछ इस ढंग से कहा मानो कह रहा हो, फिर तुम क्या जानते हो, तुम्हारा क्या फायदा है। मैं सत्यार्थी के साथ सीट पर बैठ गया। जब ट्रेन चल पड़ी तो मैंने सत्यार्थी से कहा, भाई मैं अगले जंक्शन पर उतर जाऊंगा। अरे लेकिन उतर कर जाओगे किस डिब्बे में, उसने कहा और मैं खामोश हो गया। सिपाही बड़े चाव और दिलचस्पी से सत्यार्थी के साथ बातें करने लगे। सत्यार्थी भी बड़े प्यार के साथ उनके गांव के निकट बहती हुई नदियों, खेतों, रस्मों, त्योहारों की बातें करता था, जैसे वो उन सबको जानता हो, उन्हीं में से एक हो। और जब बातें खत्म हो गई तो सत्यार्थी उन्हें गीत सुनाने लगा। सिपाही उससे प्रभावित हुए। सत्यार्थी ने कहा, लय के बिना गीत का मजा आधा रह जाता है, फिर भी मुझको इस वक्त जितने गीत याद आए मैंने आपको सुना दिए। अब आप लोगों में से जिसको गाना आता हो वो गाकर सुनाए। तमिल सिपाही ने कहा, मैं गाना जानता हूं, बोलो कौन सा गीत सुनोगे। कुड़ी कुड़ी मट्टम मिनगड़, सत्यार्थी बोला। मिलकर फंसूं मछलियों,
इस डिब्बे में जहां हर प्राण के फौजी जमा हैं। इससे अच्छा और कोई गीत नहीं हो सकता। क्या मतलब? तमिल सिपाही ने पूछा। ए, क्या हम मछलियां हैं? पंजाबी सिपाही चिल्लाया। अरे, गुस्सा मत करो मेरे दोस्त। सत्यार्थी ने उसी धैर्य और इत्मीनान से कहा, हम सब मछलियां हैं। तुम बंदूक वाली मछली हो, मैं दाढ़ी वाली मछली हूं। सिपाही हंसने लगे। और हम सब मछेरों के जाल में फंसे हुए हैं। सत्यार्थी ने ये कहा और सिपाही फिर गंभीर हो गए। यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों के बाद मैं लुधियाना आ गया और 4-5 महीने तक घर पर ही रहा। इसके बाद अचानक प्रीतनगर के वार्षिक सम्मेलन में मेरी और उसकी मुलाकात हो गई। कॉन्फ्रेंस में कोई 8-10 हजार मर्द औरतों की भीड़ थी। पंजाब के हर एक भाग से लोग उस अजीब बस्ती को देखने के लिए आए थे, जिसके अहाते में मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या गिरजाघर बनाने की इजाजत नहीं, जहां के निवासी साझा चूल्हा में खाना खाते हैं और जहां की औरतें आजादी और बेबाकी के साथ घूमती फिरती है। जब सत्यार्थी पंडाल में दाखिल हुआ तो भीड़ में से बहुत से पुरुषों ने उठकर उसके हाथ चूमे और बहुत सी स्त्रियों ने उसके चरण छुए। सत्यार्थी सत्यार्थी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके उत्सुक तथा श्रद्धा भरी नजरों में से होता हुआ मंच के पास जाकर बैठ गया। कार्यक्रम में एक नाटक के बाद पहले पंजाबी और फिर उर्दू कवि सम्मेलन था। सत्यार्थी ने भी एक पंजाबी कविता सुनाई, जिसका मतलब कुछ इस प्रकार था। मंच पर खड़ा वो कोई अलौकिक व्यक्ति दिखाई दे रहा था, जिसका व्यक्तित्व किसी विचारक, सन्यासी और कवि के व्यक्तित्व का सम्मिश्रण लग रहा था। वो अपनी कविता में भारत के विभिन्न प्रदेशों की चर्चा इस अनायासता से कर रहा था कि सुनने वाले अपने आप को उन प्रदेशों में सांस लेते हुए महसूस करते थे। एक के बाद दूसरे प्रदेश की जनता अपनी विशिष्ट संस्कृति की पृष्ठभूमि में विशिष्ट वस्त्र धारण किए और विशिष्ट भाषा बोलती धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने उभरती और फिर क्षितिज के कोनों में गुम हो जाती। ये सफल चित्रण सत्यार्थी के वर्षों की साधना और भारत भ्रमण का फल था। मुझे लगा कि भारत का कोई कवि, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, भारत की आत्मा का चित्र प्रस्तुत करने में सत्यार्थी की बराबरी नहीं कर सकता। मुशायरे के दूसरे दिन प्रीतनगर के कुछ वासियों की ओर से उर्दू और पंजाबी साहित्यकारों की एक संयुक्त पार्टी थी, लेकिन सत्यार्थी वहां खामोश बैठा रहा। पार्टी खत्म होने के बाद मैंने सत्यार्थी से उसकी खामोशी का कारण पूछा, तो वो बहुत दुखे हुए दिल के साथ कहने लगा, मैं सभ्य लोगों की सोसाइटी में बहुत कम बैठा हूं। मैंने अपनी सारी उम्र किसानों और खाना बदोशों में बिताई है, और अब जब मुझे मॉडर्न किस्म की महफिलों में बैठना पड़ता है तो मैं घबरा जाता हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझसे जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाती है जो समाज की नजर में आम तौर से अच्छी नहीं समझी जाती। मुझे सत्यार्थी के इस बात से बहुत दुख हुआ। उसने सचमुच बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। लोक गीतों की तलाश में उसने हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारा था, अनगिनत लोगों के सामने हाथ फैलाया था, 20 किस्म की बोलियां सीखी थी, किसानों के साथ किसान और खाना बदोशों के साथ खाना बदोश बनकर अपनी जवानी की उमंगों भरी रातों का गला घोंट दिया था। लेकिन उसकी सारी कोशिश, सारी मेहनत, सारी कुर्बानी, इसके बदले में उसे क्या मिला? एक भूख भरी जिंदगी और एक तिश्नगी भरा दिल। कभी कभी गीत सुनाते सुनाते वो चुप हो जाता था और कहता, चाहे मेरी आर्थिक स्थिति कितनी ही बुरी क्यों न हो, लेकिन मैं महान हूं। अरे, इसमें क्या शक है? मैं जवाब देता। वो मेरे कंधे पर हाथ मारकर हंसने लगता और कहता, तुम भी महान हो। और फिर ठहाका मारता, हम दोनों महान हैं।
फिर 2-3 महीने तक मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। इसी बीच मुझे बंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं सत्यार्थी से मिलने उसके घर गया। वो टेबल लैम्प की हल्की रोशनी में अपने छोटे से कमरे में मेज पर झुका हुआ कुछ लिख रहा था। कदमों की चाप सुनकर उसने दरवाजे की तरफ घूम कर देखा। हेलो साहिर। मैं अंदर चला गया। सत्यार्थी ने दाढ़ी और सिर के बाल फिर से बढ़ा लिए थे। मैं कल की शाम की गाड़ी से जा रहा हूँ, मैंने कहा। अरे क्यों? मुझे एक फिल्म कंपनी में नौकरी मिल गई है। अच्छा, तब तो आज तुमसे लंबी चौड़ी बातें होनी चाहिए। उसने फाउंटेन पेन बंद करके मेज पर रख दिया। इतने में सत्यार्थी की पत्नी अंदर आ गई। सूरज शक्ल से वो 29-30 बरस की लगती थी। मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते की। हाँ नमस्ते, वो बोली। सत्यार्थी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, सुनो, ये आज यही रहेंगे और खाना भी यही खाएंगे। वो जाकर खाना ले आई। सत्यार्थी की 9 वर्षीय बच्ची कविता भी आ गई और हम सब खाना खाने लगे। सत्यार्थी की बीवी हमारे करीब बैठी पंखे से हवा करती रही। खाना ठीक है? उसने पूछा। हाँ, सिर्फ ठीक ही नहीं, बेहद मजेदार है, मैंने कहा। हम लोग बहुत गरीब हैं, वो बोली। अचानक मुझे अपने सूट का ख्याल आ गया। "अ, मेरे पास यही एक सूट है", मैंने कहा, "और ये भी मेरे मामा ने बनवा कर दिया है।" वो हंसने लगी, एक निहायत बेझिझक और पाकिज़ा हंसी। और जब वो खाने के जूठे बर्तन उठाकर चली गई, तो सत्यार्थी ने मुझसे कहा, इस औरत ने मेरे साथ अनगिनत दुख झेले हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं जहां इस जहां मुझ भिखारी के साथ ये भिकारन बनकर मारी मारी न फिरी हो। अगर ये मेरा साथ न देती तो शायद मैं अपने उद्देश्य में सफल न हो सकता। तुम्हारी जिंदगी काबिले रश्क है, मैंने कहा। जिंदगी? शायद जिंदगी से तुम्हारा मतलब बीवी है। हाँ, मेरी बीवी वाकई काबिले रश्क है। हालांकि कई बार इसकी मामूली शक्ल सूरत से मैं बेजार भी हो गया हूं। मैं दीवार पर लगी हुई तस्वीरों की तरफ देखने लगा। लेनिन, टैगोर, इकबाल, इन तीनों की शक्ल सूरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, इन तीनों का मेरी जिंदगी पर गहरा असर है, सत्यार्थी बोला और फिर न जाने किन यादों में खो गया। जब मैं बिल्कुल नौउम्र था, थोड़ी देर बाद उसने कहा, तो मैंने आत्महत्या करने का इरादा किया था। कुछ दोस्तों को पता चल गया, वो मुझे पकड़कर डॉक्टर इकबाल के पास ले गए। इकबाल बहुत देर तक मुझे समझाते रहे। उनकी बातों ने मुझ पर बहुत गहरा असर किया और मैंने आत्महत्या का ख्याल छोड़ दिया। फिर मैंने लेनिन को पढ़ा और मेरे दिल में गांव-गांव घूमकर देहाती गीत जमा करने का ख्याल पैदा हुआ। टैगोर ने मेरे इस ख्याल को सराहा और मेरा हौसला बढ़ाया। मैं गीत जमा करता रहा और अब जब ये तीनों मर चुके हैं, तो रातों की खामोश तन्हाई में उन गीतों को उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी में ढालते समय कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे किसान औरतें और मर्द मेरे गिर्द घेरा बनाए खड़े हों और कह रहे हो, सन्यासी, हमने तुम्हें अपना समझा था, तुम पर भरोसा किया था, तुम हमारी सदियों की पूंजी को हमसे छीनकर शहरों में बेच दोगे, ये हमने भूलकर भी ना शक हो। लेकिन तुम हम में से नहीं थे, तुम शहर से आए थे और शहर को लौट गए। अब तुम उन गीतों को जो हमारे सुख दुख के साथी थे, जिन पर अब तक किसी व्यक्ति के नाम की मुहर तक नहीं लगी थी, अपने नाम की छाप के साथ बाजार में बेच रहे हो और अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हो। तुम बहरूपीय हो, फरेबी हो, धोखेबाज हो। और फिर वे जलती हुई आंखों से मुझे घूरने लगते हैं। ये तुम्हारी भावुकता है, मैंने कहा। मेरे ख्याल में तुमने इन गीतों को गांव के सीमित वातावरण से निकालकर असीम कर दिया है। तुमने एक मरती हुई संस्कृति की गोद में महकने वाले फूलों को पतझड़ के पंजों से बचाकर उनके महक को अमर बना दिया है। ये तुम्हारा कारनामा है।
आजाद और समाजवादी भारत में जब शिक्षा आम हो जाएगी और औद्योगिक जीवन शबाब पर आएगा, तो यही किसान जो आज तुम्हारी कल्पना में तुम्हें जलती हुई आंखों से घूरते हैं, तुम्हें मोहब्बत और प्यार से देखकर मुस्कुराएंगे। उनके बच्चे तुम्हें आदर और श्रद्धा के भाव से याद करेंगे और अवकाश के चरणों में तुम्हारे इन लेखों और कहानियों को पढ़ेंगे, जिनमें तुमने उनके पूर्वजों के दिल की धड़कनें समोदी हैं। और एक बार फिर वो उस संस्कृति को देख सकेंगे जो उस वक्त खत्म हो चुकी होगी। वो मुस्कुराने लगा। अगले दिन मैं लाहौर चला आया और बंबई में फिल्मी गीत लिखने लगा। थोड़े दिनों के बाद मैंने सुना कि सत्यार्थी ने लाहौर छोड़ दिया है और दिल्ली के किसी सरकारी पत्रिका के संपादन विभाग में नौकरी कर ली है। मुझे विश्वास है कि अब सत्यार्थी का लिबास पहले की तरह मैला कुचैला नहीं होता होगा। उसके जूते भी अब उस लाहौर के मशहूर पब्लिशर के जूतों की तरह कीमती और चमकीले होंगे। नन्ही मुन्नी कविता अब बड़ी हो गई होगी और टांगे में स्कूल जाती होगी। लेकिन किसान, शायद अब भी सत्यार्थी उन किसानों के बारे में सोचता हो। बहुत बहुत शुक्रिया माधवी, जीते रहिए, खुश रहिए। इस पूरे खाके में से मुझे 3 चीजें दिल को छूती हुई गुजरी हैं। पहली तो जब देवेंद्र सत्यार्थी कहते हैं कि हम सब मछलियां हैं, मैं दाढ़ी वाली मछली हूं, तुम बंदूक वाली मछली हो। सच में हम सब मछलियां हैं जो अपने अपने जाल में फंसे हुए हैं। वो जाल चाहे मजहब का हो, वो जाल चाहे सियासत का हो, वो जाल चाहे विचारधारा का हो, अमीरी गरीबी का हो, जात पात का हो। हजारों तरह के जाल हैं जिसमें हम सब उलझे हुए हैं। दूसरा हिस्सा जो मेरे दिल को छूता है वो उस बस्ती का जिक्र है जिसका नाम है प्रीतनगर, जिसके अहाते में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा बनाने की इजाजत नहीं है, जहां सब लोग सांझे चूल्हे से खाना खाते हैं, जहां औरतें आजादी से बेखौफ होकर घूमती हैं। और तीसरा और आखिरी हिस्सा वो है जहां शायर देवेंद्र सत्यार्थी को दिलासा देते हुए कहते हैं, जब आजाद समाजवादी भारत में शिक्षा आम होगी, लोग तुम्हारी इन किताबों को पढ़ेंगे, तुम्हें सराहेंगे, तुम्हें इज्जत से देखेंगे। हमारे बुजुर्गों ने ये ख्वाब देखे थे, लेकिन हमने ये सारे ख्वाब रौंद डाले। अब इससे पहले कि मैं नसीर साहब को दावत दूं और वो आपको एक और इनकलाबी नज़म सुनाए, मैंने सोचा थोड़ा सा डिटोर लेते हैं। मैं आपको साहिर की एक रूमानी नज़म सुना रहा हूँ। उन्वान है मुजमहिल ख्वाब। इस नज़म के कुछ हिस्से आपने फिल्मी गानों के रूप में सुने होंगे, क्योंकि साहिर ने अपने अदब का काफी हिस्सा फिल्मों में दे दिया था। नज़्म कुछ यूं है, मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। 4 दिन की ये रफाकत जो रफाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए आजार हुई जाती है। जिंदगी यूं तो हमेशा से परेशान थी, अब तो हर सांस गराबार हुई जाती है। मेरी उजड़ी हुई नींदों के शबिस्तानों में तू किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है। कभी अपनी, कभी गैर नजर आई है, कभी इखलास की सूरत, कभी हर जाई है। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं या ना करूं। तू किसी और के दामन की कली है, लेकिन मेरी रातें
तेरी खुशबू से बसी रहती हैं। तू कहीं भी हो, तेरे फूल से आरिस की कसम, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं। तेरे हाथों की हरारत, तेरे सांस की महक सरसराती है मेरे जहन की पिन्हाई में। ढूंढती रहती हैं तखय्युल की बाहें तुझको, सर्द रातों की सुलगती हुई तन्हाई में। तेरा अल्ताफ व करम एक हकीकत है, मगर ये हकीकत भी हकीकत में फसाना ही ना हो। मेरी मानूस निगाहों का ये मोहताज पयाम, दिल के खूं करने का एक और बहाना ही ना हो। कौन जाने, कौन जाने मेरे इमरोज का फरदा क्या है। कुर्बतें बढ़ के पशेमान भी हो जाती हैं। दिल के दामन से लिपटती हुई रंगीन नजरें देखते देखते अनजान भी हो जाती हैं। मेरी दरमानदा जवानी की तमन्नाओं के मुजमहिल ख्वाब की ताबीर बता दे मुझको। तेरे दामन में गुलिस्तां भी हैं वीराने भी, मेरा हासिल मेरी तकदीर बता दे मुझको। अब हम आते हैं परछाइयां पर। परछाइयां लिखने के लिए कई वजहें थी। 20वीं सदी में 2 आलमी जंगें यानी 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी। पूरी दुनिया की सियासत पर इनके असरात पड़े थे। और इसके बाद दुनिया भर में अमन और तहजीब के लिए कई तहरीकें, कई मुहिम चली। और इन सारी मुहिमों की वजह से यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा 1945 में वजूद में आया। उसके बाद 1956 में इजराइल ने इजिप्ट यानी मिस्र के स्वेज कनाल पर हमला कर दिया था। और उनका साथ देने के लिए यूके और फ्रांस कूद पड़े थे। और लग रहा था जैसे तीसरी जंग अजीम, 3rd वर्ल्ड वॉर के आसार बन रहे हैं। तो उन हालात में साहिर ने यह तवील नज़्म कही थी। और इसका जो दिबाचा है यानी फोरवर्ड, वो अली सरदार जाफरी ने लिखा था। और उस दिबाचे में उन्होंने कहा था, मैं आपको इससे 2 ही पैराग्राफ सुना रहा हूं, कि एक अच्छी नज़्म की खुसूसियात वही हैं जिन्हें गालिब ने हुस्न की कैफियत बयान करने के लिए 4 लफ्जों में अदा किया है। सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी। इन चारों खुसूसियात का इम्तिजाज मुश्किल है, लेकिन जब यह मुश्किल आसान हो जाती है तो नज़्म एक मुकम्मल पैकर हुस्न बनकर सामने आती है और दिलों को मोह लेती है। साहिर ने एक सादा सी कहानी को, जो बारहा हमने सुनी है, देखी है और महसूस की है और नजरअंदाज की है, अपनी रंगीन बयानी और आतिशफशानी से पुरकैफ बना दिया है। इसकी सादगी इसके मौजू और मवाद में है, और पुरकारी उस तकनीक में जो शायर ने इस्तेमाल की है। बेखुदी उस मुकम्मल हम आहंगी में है जो शायर के अपने मौजू से बेखुदी उस मुकम्मल हम आहंगी से पैदा होती है जो शायर के अपने मौजू से है। इस बेखुदी के आलम में भी उसके समाजी शऊर ने उसे होशियार रखा है। अगर ये होशियारी ना होती तो रंगीन बयानी में आतिश बयानी ना होती और नज्म का आखिरी हिस्सा ना लिखा जाता। शायर ने खुद परछाइयां के आगाज में लिखा है कि परछाइयां मेरी पहली तवील नज्म है। इस वक्त सारी दुनिया में अमन और तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो तहरीक चल रही है, ये नज्म उसी का एक हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि हर नौजवान नस्ल को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसे जो दुनिया अपने बुजुर्गों से विरसे में मिली है, वो आइंदा नस्लों को उससे बेहतर और खूबसूरत दुनिया देकर जाए। मेरी ये नज्म उस कोशिश का अदबी रूप है।
तो ये नज्म जो शायर की नज्मों में कोहिनूर का दर्जा रखती है, आपको सुना रहे हैं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, हुजूर परछाइयां। शुक्रिया जमील साहब। परछाइयां। जवां रात के सीने पे दूधिया आंचल मचल रहा है किसी ख्वाब मरमरी की तरह। हसीन फूल, हसी पत्तियां, हसी शाखें लचक रही हैं किसी जिस्म नाज़नी की तरह। फिजा में घुल से गए हैं उफक के नर्म खुतूत, जमी हसी है ख्वाबों की सरजमी की तरह। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह। इन्हीं के साये में फिर आज दो धड़कते दिल खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं। न जाने कितनी कशाकश से कितनी काविश से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं। यही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तदा की थी। धड़कते दिल से लरसती निगाहों से हुजूर गैब में एक नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरजू के कंवल खिल के फूल हो जाएं, दिल और नजर की दुआएं कबूल हो जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, नजर झुकाए हुए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेंपती डरती, खुद अपने साये की जुम्बिश से खौफ खाए हुए। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पे, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख शर्म से झुकती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूं, जबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए इज्जो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो लम्हे कितने दिलकश थे, वो घड़ियां कितनी प्यारी थी, वो सहरे कितने नाजुक थे, वो लड़ियां कितनी प्यारी थी। बस्ती की हर एक शादाब गली ख्वाबों का जजीरा थी गोया। हर मौज नफस, हर मौज सबा नगमों का जखीरा थी गोया। नागाह लहकते खेतों से टापों की सदाएं आने लगी, बारूद की बोझल बू लेकर पच्छम से हवाएं आने लगी। तामीर के रोशन चेहरे पर तखरीब का बादल फैल गया। हर गांव में वहशत नाच उठी, हर शहर में जंगल फैल गया। मगरिब के मुहज्जब मुल्कों से कुछ खाकी वर्दी पोश आए, इठलाते हुए मगरूर आए, लहराते हुए मदहोश आए। खामोश जमी के सीने में खेमों की तनाबें गड़ने लगी, मक्खन सी मुलायम राहों पे बूटों की खराशें पड़ने लगी। फौजों के भयानक बैंड तले चरखों की सदाएं डूब गईं, जीपों की सुलगती धूल तले फूलों की कबाएं डूब गईं। इंसान की कीमत गिरने लगी, अजनास के भाव बढ़ने लगे।
चौपाल की रौनक घटने लगी, भर्ती के दफातर बढ़ने लगे। बस्ती के सजीले शोख जवां बन बन के सिपाही जाने लगे। जिस राह से कम ही लौट सके उस राह पे राही जाने लगे। इन जाने वाले दस्तों में गैरत भी गई, परनाई भी। माओं के जवां बेटे भी गए, बहनों के चहेते भाई भी। बस्ती पे उदासी छाने लगी, मेलों की बहारें खत्म हुई। आमों की लचकती शाखों से झूलों की कतारें खत्म हुई। धूल उड़ने लगी बाजारों में, फूक उगने लगी खलियानों में। हर चीज दुकानों से उठकर रूपोश हुई तहखानों में। बदहाल घरों की बदहाली बढ़ते बढ़ते जंजाल बनी। महंगाई बढ़कर काल बनी, सारी बस्ती कंगाल बनी। चरवाहियां रास्ता भूल गईं, पनहारियां पनघट छोड़ गईं। कितनी ही कुंवारी अबलाएं माँ बाप की चौखट छोड़ गईं। इफलास ज़दा दहकानों के हल बैल बिके, खलियान बिके। जीने की तमन्ना के हाथों जीने ही के सब सामान बिके। कुछ भी न रहा जब बिकने को, जिस्मों की तिजारत होने लगी। खलवत में भी जो ममनू थी वो जलवत में जसारत होने लगी। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। तुम आ रही हो सरेआम बाल बिखराए हुए, हजार गुना मलामत का बार उठाए हुए। हवस परस्त निगाहों की चीरा दस्ती में बदन की झेंपती उरियानियां छुपाए हुए। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। मैं शहर जाके हर एक दर पे झांक आया हूं, किसी जगह मेरी मेहनत का मोल मिल न सका। सितमगरों के सियासी किमार खानों में अलम नसीब फिरासत का मोल मिल न सका। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। तुम्हारे घर में कयामत का शोर बरपा है, महाज जंग से हरकारा तार लाया है कि जिसका जिक्र तुम्हें जिंदगी से प्यारा था वो भाई नरगे दुश्मन में काम आया है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। हर एक गांव पे बदनामियों का जमघट है, हर एक मोड़ पे रुसवाइयों के मेले हैं। न दोस्ती न तकल्लुफ न दिलबरी न खुलूस, किसी का कोई नहीं आज सब अकेले हैं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो रह गुजर जो मेरे दिल की तरह सूनी है, न जाने तुमको कहां लेके जाने वाली है। तुम्हें खरीद रहे हैं जमीर के कातिल, उफक पे खून तमन्नाए दिल की लाली है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे। चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। उस शाम मुझे मालूम हुआ खेतों की तरह इस दुनिया में सहमी हुई दोशीज़ाओं की मुस्कान भी बेची जाती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ इस कारगहे जरदारी में दो भोली भाली रूहों की पहचान भी बेची जाती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब बाप की खेती छिन जाए, ममता के सुनहरे ख्वाबों का की अनमोल निशानी बिकती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब भाई जंग में काम आए, सरमाए के कहवा खानों में बहनों की जवानी बिकती है। सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे। चाहत के सुनहरे ख्वाबों का
अंजाम है अब तक याद मुझे। तुम आज हजारों मील यहां से दूर कहीं तन्हाई में या बज़्म तरब आराई में, मेरे सपने बुनती होगी बैठी आगोश पराई में। और मैं सीने में गम लेकर दिन रात मशक्कत करता हूँ, जीने की खातिर मरता हूँ, अपने फन को रुस्वा करके अगियार का दामन भरता हूँ। मजबूर हूं मैं, मजबूर हो तुम, मजबूर ये दुनिया सारी है, तन का दुख मन पर भारी है। इस दौर में जीने की कीमत या दारो रसन या खारी है। मैं दारो रसन तक जा न सका, तुम जहद की हद तक आ न सकी, चाहा तो मगर अपना न सकी। हम तुम दो ऐसी रूहें हैं जो मंजिले तस्की पा न सकी। जीने को जिए जाते हैं मगर सांसों में चिताएं जलती हैं, खामोश वफाएं जलती हैं, संगीन इकायक ज़ारों में ख्वाबों की रिदाएं जलती हैं। और आज इन पेड़ों के नीचे फिर दो साए लहराए हैं, फिर दो दिल मिलने आए हैं, फिर मौत की आंधी उठी है, फिर जंग के बादल छाए हैं। मैं सोच रहा हूं इनका भी अपना ही तरह अंजाम न हो, इनका भी जुनून नाकाम न हो, इनके भी मुकद्दर में लिखी एक खून से लिथड़ी शाम न हो। सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। हमारा प्यार हवादिस की ताब ला न सका, मगर इन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए। हमें तो कश्मकश मर्गे अमा ही मिली, इन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए। बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाएं। बहुत दिनों से ये खब्त हुक्मरानों का कि दूर दूर के मुल्कों में कहत बो आए। बहुत दिनों से जवानी के ख्वाब वीरां हैं, बहुत दिनों से मोहब्बत पनाह ढूंढती है, बहुत दिनों से सितम दीदा शहराहों में निगारे जीस्त की इस्मत पनाह ढूंढती है। चलो कि आज सभी पायमाल रूहों से कहें, चलो कि आज सभी पायमाल रूहों से कहें कि अपने हर एक जख्म को जवां कर लें। हमारा राज हमारा ही नहीं सभी का है, चलो कि सारे जमाने को राजदां कर लें। चलो कि चल के सियासी मुकामिरों से कहें कि हमको जंग जदल के चलन से नफरत है। माफ कीजिएगा। चलो कि चल के सियासी मुकामिरों से कहें कि हमको जंग जदल के चलन से नफरत है, जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास न आए, हमें हयात के उस पैरहन से नफरत है। कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया तो हर कदम पे जमीन तंग होती जाएगी, हर एक मौज हवा रुख बदल के झपटेगी, हर एक शाख रगे संग होती जाएगी। उठो कि आज हर एक जंगजू से हम कह दें कि हमको काम की खातिर कलों की हाजत है। हमें किसी की जमीन छीनने का शौक नहीं, हमें तो अपनी जमीन पे हलों की हाजत है। कहो कि अब कोई ताजिर इधर का रुख न करे, अब इस जगह कोई कुंवारी न बेची जाएगी। ये खेत जाग पड़े उठ खड़ी हुई फसलें, अब इस जगह कोई कियारी न बेची जाएगी। ये सरजमी है गौतम की और नानक की, इस अर्ज़ पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दहकते हुए खाकदां की खैर नहीं।
जुनूं की ढाली हुई एटमी बलाओं से जमी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुज़िश्ता जंग में घर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयां भी जल जाएं। गुज़िश्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि परछाइयां भी जल जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब। आपने नज़्म को जिंदा कर दिया कि बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाएं। बहुत दिनों से है ये खप्त हुक्मरानों को कि दूर दूर के मुल्कों में कहत बो जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। हुजूर, मैं शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरे पास भी अल्फाज नहीं है जमील साहब, इस नज़्म से तारुफ आप ही ने कराया मेरा। बहुत। तो आज की इस याद साहिर की शाम का इख्तिताम मैं साहिर के उन 2 अशार से कर रहा हूं जो मुझे बहुत पसंद है, और मेरा ख्याल है कि इन 2 अशार को अगर मेयार बना लिया जाए तो जिंदगी शायद आसान हो जाए। एक है कि एक तहजीब है दोस्ती की, एक मेयार है दुश्मनी का। एक तहजीब है दोस्ती की, एक मेयार है दुश्मनी का। दोस्तों ने मुरव्वत ना सीखी, दुश्मनों को अदावत तो आए। वाह। और ये मेरा फलसफा है जिंदगी का वाह। कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है। ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है। क्यों देखे जिंदगी को किसी की नजर से हम। क्या तो साहिर साहब को जितना पढ़ा जाए, जितना सुना जाए, वो कम ही लगता है। खैर, वक्त कम है, तो जो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे अब विदा लेते हैं। जय हिंद, फिर कभी मिलेंगे।